मौनम स्थितेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपसत् अकथयत्। मतलब मौन स्थित ग्रामीणों पे एक नागरिक हंसते हुए बोला, ठीक है, या उनका मजाक उड़ाते हुए बोला, ग्रामीणः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिता अज्ञानाश्च सन्ति। मतलब जो ग्रामीण है अभी भी पहले की तरह क्या है, अशिक्षित और अज्ञानी है। हे गाइज, कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी जो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये यूपी बोर्ड का क्लास 10th का, जी हमें दोस्तों मैं बता दूं कि ये यूपी बोर्ड का क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हिंदी का, ठीक है। और वो भी किस ईयर का आप जानेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे कि इतना पुराना पेपर मेरे पास कहाँ से है। जी हमें दोस्तों, ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है। यानी अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसके 2 महीने बाद आप जानते हो कि यूपी बोर्ड का बोर्ड परीक्षा 2023 का एग्जाम है। यानी 17 के बाद तो 18, 19, 20, 21, 22 यानी 5 साल पुराना मेरे पास ये पेपर है। ये इसलिए है क्योंकि मैं, आप जानते हो कि बहुत दिनों से, शायद नहीं जानते होंगे आप लोगों में से बहुत लोग, मैं बहुत दिनों से ये लाइन और हाफ लाइन सब पढ़ाता हूँ। तो ये मेरे पास पहले से ही पीडीएफ पड़ा हुआ था, ये मेरे लैपटॉप में सेव था। और यहाँ पे जो ये वाटर मार्क देख रहे हो नीलेश क्लासेस का, तो ये आप ये मत देखने का मैं किसी दूसरे का ये पीडीएफ किसी दूसरे का है, नहीं, ये मेरा ही चैनल है एक यूट्यूब पे। चलो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग इस पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। अगर मैं बात करूं तो आप लोग का जो पेपर मतलब हिंदी का पेपर है ना, वो 2023 बोर्ड एग्जाम का हिंदी का हो या किसी भी सब्जेक्ट का क्लास 10 का 2023 के बोर्ड एग्जाम में पेपर पैटर्न में थोड़ी चेंजेस आई है, जिसमें आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। और उसके अलावा थोड़ा थोड़ा और भी जो लंबे लंबे क्वेश्चन है उनमें भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया गया है। तो इसमें जो, मतलब जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो रिलेवेंट होंगे आप लोग के बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। तो इसलिए हम इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन नहीं करेंगे, जो रिलेवेंट क्वेश्चन होगा उसी का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं, हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। बाकी मैं बता दूं कि आप लोग का देखो, जो बुक है ना, जो 2017 में बुक लगती थी हिंदी की, वही बुक आज भी लगती है 2023 के भी बोर्ड एग्जाम में। तो इसके सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर मैं बात करूं तो हाँ, आप लोग की 2017 से और आगे आते आते बीच में ही आप लोग की जैसे एसएसटी की यानी सोशल साइंस की, मैथ की बुक या फिर इंग्लिश की बुक, ये सब बदल गई, लेकिन हिंदी अभी नहीं बदली है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का ये पेपर सॉल्व करने में, तो हम लोग इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। ये 2017 का पेपर है हिंदी का, जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए भी रिलेवेंट है, या 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा, क्योंकि 2024 में भी हिंदी की आपकी बुक नहीं बदलेगी, जिसका कोड है 801 2017 का हिंदी का ये पेपर है। चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन क्या है, यहाँ देख सकते हो आप लोग कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। और चार थे कथन सॉरी, चार यानी 4 कथन दिए हुए, 4 कथन दिए हुए, यानी 4 ऑप्शन दिए हुए, उनमें से एक कथन सही है, एक ऑप्शन सही, उसे पहचानना है। चलो पहचानते हैं। क्लियर। यहाँ पे देखो, फर्स्ट है कि रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये गलत है भाई। जो रामचंद्र शुक्ल है नाटककार के रूप में प्रसिद्धि नहीं है, ये तो एक भी नाटक भी नहीं लिखे हैं, ठीक है, ये कथन गलत है। सेकंड है कि ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। देखो, ये गलत कथन है। क्यों? देखो, ममता को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है, लेकिन ये नाटक विधा की रचना नहीं है, शायद इनकी निबंध विधा की रचना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। शायद ममता ओके, हाँ, ममता ही इन्होंने लिखा है, मित्रता तो रामचंद्र शुक्ल ने ही लिखा है। थर्ड कथन देख लेते हैं। थर्ड कथन क्या है? थर्ड ये कथन है, यानी थर्ड ऑप्शन है कि भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि भारतीय संस्कृति एक निबंध विधा की रचना है जिसके लेखक राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्यों गलत होगा? ये थर्ड मतलब 4 में से एक सही हो गया, तो ये चौथा गलत होगा। तो क्यों गलत है इसको देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन है कि स्कंदगुप्त प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। ये गलत है भाई, ये स्कंदगुप्त के लेखक प्रेमचंद नहीं है, ठीक है। इसके लेखक हैं कौन? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और न ही ये स्कंदगुप्त उपन्यास विधा की रचना है, ये स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित नाटक विधा की रचना है। आपने सुना होगा स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये सब जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गया होगा कि इसमें थर्ड क्यों सही है और सब क्यों गलत है, और बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली होंगी, ठीक। अब चलो हम लोग सेकंड प्रश्न कर लेते हैं। सेकंड प्रश्न में
देख सकते हो कि यहाँ हमें 4 ठे कृतियाँ दिया हुआ है और इनमें से बोल रहा है कि किन्हीं मतलब कि निम्न कृतियों में से किसी एक कृति का नाम लिखना है। ये पहले ओल्ड पैटर्न पे था, लेकिन न्यू पैटर्न पे अब क्या होगा ना कि आप लोग का मैं बताया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, 20 शुरू में, जिसमें आप लोग का जो रस, छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव, परिवाची शब्द थे, सबसे अब 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर पूछेगा शुरू में, या जो भी ये प्रमुख लेखक हो गए, उनकी रचनाएं हो गई या उनकी विधाएं हो गई, उनसे बनाकर। तो ये आप लोग का ऐसे क्वेश्चन अब पूछेगा। जैसे पंचपात्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो लिख देगा कि पंचपात्र के लेखक कौन है और 4 ठे ऑप्शन दे देगा 4 लेखकों का, तो उसमें से आपको छांटना होगा। तो जानोगे तभी तो छांट पाओगे। तो चलो इनको हम लोग जान लेते हैं कि इसके लेखक कौन है, सबके हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पंचपात्र है इसके लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, आपने सुना होगा नाम, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक, उसके बाद सेकंड है यहाँ पे दुनिया रंग बिरंगी। दुनिया रंग बिरंगी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। ठीक है, कौन है? जयप्रकाश भारती। एक मिनट मैं लिख देता हूँ, जयप्रकाश भारती। त्रिवेणी सिंपल रामचंद्र शुक्ल, जो आप लोग के फर्स्ट चैप्टर के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद है हम लोग का तितली। देखो यहाँ इस 3 चीजों को याद रखना, कंकाल, तितली और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इरावती। ये मतलब 3 काफी प्रसिद्ध नाटक है किनके? जयशंकर प्रसाद, सॉरी मैं नाटक बोल दिया, उपन्यास हैं किनके? जयशंकर प्रसाद जी के। ठीक, कंकाल, तितली, इरावती, जिसमें इरावती अपूर्ण माना जाता है। क्लियर? चलो, तो ये आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे इसमें एक और प्रश्न है, इसको भी ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा। देखो काफी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल के बोर्ड एग्जाम में ये आ भी सकता है। यहाँ पे देखो, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम लिखिए। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इस चीज को आप लोग याद रखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, यहाँ पे ये को भी क्वेश्चन पूछ सकता है और इससे एक बहुत टॉप क्वेश्चन बना सकता है। क्या? कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? विधा पूछ सकता है कि किस विधा की रचना है। यहाँ बहुत सारे लड़के फंस जाएंगे और ऑप्शन में 4 ठे ऑप्शन में से मैं जानता हूँ कि उसमें से पहला ही ऑप्शन रहेगा कि आत्मकथा, और 100% लड़के, मतलब 99% लड़के आत्मकथा पे ही मारेंगे, क्योंकि देखेंगे बाणभट्ट की आत्मकथा यहाँ पे आत्मकथा विधा की ही रचना हुई। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बाणभट्ट की आत्मकथा रचना का नाम है, लेकिन इसकी जो विधा है वो विधा है उपन्यास। ठीक है, ये याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक, चलो तो ये क्वेश्चन भी क्लियर एकदम अच्छे से। अगला प्रश्न इसमें देख सकते हो, अगला प्रश्न है कि क्या भूलू क्या याद करूं किस साहित्यकार की आत्मकथा है। देखो, क्या भूलू क्या याद करूं और एक नीड़ का निर्माण फिर, ये 2 आत्मकथा विधा की रचना है हरिवंश राय बच्चन की। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। आप लोग याद रखना कौन कौन, एक तो क्या भूलू की याद करूं और एक नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, दोनों आत्मकथा विधा की रचना है और हरिवंश राय बच्चन जी की। चलो, ये तो किसी एक कहानीकार का नाम लिखे, तो ये तो कोई रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ कहानीकार में कोई भी कहानीकार, जैसे प्रेमचंद आप ले सकते हो। ऐसे तो प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, लेकिन ये कहानी भी इन्होंने लिखा है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग चलते हैं। आगे कुछ प्रश्न है उनको कर लेते हैं। देखो ये प्रश्न है, तो ये तो अब आपके मतलब ये 2 विशेषताएं लिखना है, तो ये ऑब्जेक्टिव में आ नहीं सकते, तो इनको करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। अब देखो, ये गद्यांश संबंधित आप लोग के एग्जाम में प्रश्न आएगा। मैं बता दूं, पहले के ही भांति जैसे पहले 6 नंबर में पूछा करता था, इस बार भी यानी 2023 के बोर्ड एग्जाम में नया पैटर्न पे बदला हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं, 6 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, और पद्यांश से भी संबंधित आप लोग का 6 मार्क का आप लोग का पद्यांश पूछेगा। हाँ, इसमें आपको अथवा अथवा का ऑप्शन रहेगा, जैसे क और ख है तो उसी तरह अथवा का भी ऑप्शन रहेगा, मतलब आप क कीजिए या ख कीजिए, गद्य में भी और पद्य में भी। ठीक, तो यहाँ देखो सबसे पहले ये वाला हम लोग हल कर देते हैं, क्योंकि इसमें से कौन आएगा हमें तो एक्चुअली पता नहीं है। ठीक, तो चलो, जैसे यहाँ पे देखो, ये है हम लोग का जो यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ इसको पढ़ो। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहे। इतना ही पढ़ने से आपको मालूम चल जा रहा है, इतना ही आप पढ़े होंगे तो आपको एहसास हो रहा होगा कि ये लग रहा है कि पहला जो चैप्टर है मित्रता,
जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, उसी का ये गद्यांश है। तो बिल्कुल सही, उसी का ये दिया हुआ गद्यांश है। तो ये आप जान गए कि ये फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का जो गद्य पाठ में, ठीक है, मित्रता उसी के मतलब उसी का है। तो इसका आप लोग आसानी से संदर्भ लिख लोगे क्योंकि ये गद्यांश दिया रहेगा और इससे रिलेटेड यहाँ देखो नीचे 3 ठे क्वेश्चन पूछा रहेगा, जिसमें फर्स्ट संदर्भ होगा, सेकंड आप लोग की व्याख्या होगी कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और थर्ड एक नॉर्मल प्रश्न होगा। ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो संदर्भ इसका आप सिंपल आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे कि संदर्भ हेडिंग डालकर आप लिख सकते हो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ऐसे आप संदर्भ लिख देना, 2 मार्क आपको मिल जाएगा। अब इसमें हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या देखो यहाँ पे बोला है ना कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें ये जो रेखांकित अंश किया हुआ है आप लोग देख सकते हो यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये रेखांकित अंश किया है ये, ठीक है, ये किया है सब, और कर यहाँ अंत तक किया है, मतलब शुरू से और यहाँ अंत तक। यहाँ देखो नीचे ये सब किया हुआ है। तो इसका मतलब कि यहाँ से आपको यहाँ से लगाई, यहाँ मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक से लगाई, और यहाँ नीचे तक आपको क्या लिखना है, व्याख्या लिखना है। तो देखो जो ये गद्य वाला होता है ना, ये गद्य वाला यानी गद्यांश होता है, इसकी व्याख्या करना उतना कठिन नहीं होता है। आप इसको क्या करना कि जैसे देखो व्याख्या हेडिंग डाल देना और शुरू शुरू में थोड़ा बनाकर लिखना कि प्रस्तुत या दिए गए गद्यांश में लेखक हमें यह बताना चाहते हैं। अब क्या बताना चाहते हैं, ये लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि, अब आगे देखो यहाँ पे क्या है कि मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। तो इसका अब देखो इसका मतलब क्या है कि मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, मतलब एक मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमें हमेशा अच्छे राह पे ले जाए, अच्छा मतलब रास्ता दिखाए। 1 मिनट सॉरी, ठीक। तो इसका आप सिंपल वही लिख दोगे कि मतलब प्रस्तुत या दिए गए व्याख्या हेडिंग डालकर आप लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि मित्र हमें ऐसा बनाना चाहिए, एक मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमें बुरे रास्ते पर न ले जाए, हमें अच्छे रास्ते पे ले जाए, हमें अच्छा रास्ता दिखाए। ऐसे अपने मन से बनाकर लिख सकते हो। ये फर्स्ट लाइन का हो गया। सेकेंड लाइन है जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, मतलब तो इसका आप लिख दोगे कि वह मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हम लोग आंखें बंद कर कर विश्वास कर सके। आंखें बंद कर मतलब पूर्ण रूप से विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए। एक आगे लिखोगे आप कि ऐसा मतलब एक सगे अपने भाई की तरह होना चाहिए। जैसे हम अपने एक सगे भाई पर विश्वास करते हैं, मित्र वैसा ही होना चाहिए कि हम भी उस पर वैसा ही यानी अपने भाई की तरह विश्वास कर सके। तो देखो इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा ये पढ़कर आप इसका मदद लेकर और थोड़ा अपने मन से बना बनाकर इसका आप लोग व्याख्या कर लेना, कर सकते हो आप लोग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको मैं नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ। ठीक, चलो आगे हम लोग चलते हैं, अगला देखते हैं। इसमें देखो इसमें हम लोग ख भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क ऊपर था और देखो यहाँ एक प्रश्न पूछा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए। तो यहाँ आप लोग पढ़ोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ पे सहानुभूति यहाँ पे शब्द है, देखो यहाँ पे ऐसी सहानुभूति जिससे हम मतलब ऐसी सहानुभूति जिससे एक की हानि को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। ओके, तो इसको आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से मालूम होगा। अब मुझे यहीं पे मालूम चल गया। तो हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए, तो इसका आप लोग उत्तर लिखोगे। आप गद्यांश पढ़ोगे तो मालूम चल जाएगा कि हमारे और हमारे मित्र के बीच ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए जिससे हमारा हानि लाभ हो तो मेरा दोस्त मतलब उसे अपना हानि लाभ समझे, या मेरे दोस्त यानी मेरे दोस्त की यानी उसकी हानि लाभ हो तो मैं उसके हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझूं। तो ये आप मतलब ऐसे लिख सकते हो इस प्रश्न के उत्तर। तो इसका 2 मार्क, व्याख्या का 2 मार्क, संदर्भ का 2 मार्क, 6 मार्क आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें ख भी दिया हुआ है, यहाँ ऊपर क यहाँ ख भी दिया हुआ है। ऐसे भी नए पैटर्न पे भी क ख आपको अथवा का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो इसमें देखो आपको क करना होता था या ख करना होता था। ठीक है, और नए पैटर्न के अनुसार भी 2 गद्यांश दिया रहेगा, उनमें से एक करना होगा। तो हमने ऊपर वाला कर लिया, चलो इसको भी हम लोग कर लेते हैं क्योंकि हमें भरोसा नहीं कौन आएगा। ठीक है, बाकी आपको एग्जाम में एक ही करना होगा। तो देखो इसको हम करते हैं, यहाँ पे इसको पढ़ो, इसको पढ़कर पहचानते हैं। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। एक बात और कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। ओके, देखो यहाँ मुझे मतलब इतना ही पढ़ने से मालूम चल गया। ये आप लोग का एक चैप्टर है जिसको मतलब ईर्ष्या न तो गई मेरे मन से, ईर्ष्या
तू न गई मेरे मन से, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। देखो ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि इस बार ना यानी 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए ये 30% सिलेबस भी यूपी बोर्ड का कम हुआ था, आप लोग सब जानते हो। तो उसके बिहाफ पे ये जो चैप्टर था ईर्ष्या न तो कोई मेरे मन से, उसको हटा दिया गया था। तो इसलिए इसको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो बाकी ये जो गद्यांश है ईर्ष्या न तो गई मेरे मन से है, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। चलो आगे हम लोग चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग पद्यांश वाले भाग पे आ जाते हैं। यहाँ देखो यानी अब आप लोग का जैसे गद्यांश से 2 दिया था, पद्यांश से भी वैसे 2 देगा। यहाँ पे क दिया है और नीचे देखो, नीचे यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ देखो ख दिया है। इसी तरह आप लोग का नए पैटर्न पे दिया रहेगा क और ख कर कर, या बीच में क लिया रहेगा और बीच में आपको अथवा देकर और ये एक और दिया रहेगा, तो दोनों में से कोई एक आपको करना होगा, ठीक। लेकिन थोड़ा सा इसमें बदला रहेगा कि जैसे ये देखो ये दिया है तो इससे रिलेटेड यहाँ 3 ठे प्रश्न पूछा रहेगा। 3 ठे प्रश्न में देखो पहला प्रश्न क्या रहेगा, पहला तो निश्चित है संदर्भ रहेगा, सेकंड रहेगा व्याख्या का, और थर्ड रहेगा कोई भी एक नॉर्मल प्रश्न हो सकता है या काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट करने को बोल सकता है। तो चलो इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। देखो यहाँ ये प्रश्न है और ये आपका प्रश्न भी 6 मार्क का रहेगा। देखो इसमें चरण कमल बंदौ हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरी लगही, अंधे को सपुछ दर्शाई, भैरव सुने गूंग पुली बोले, रंग चले चित्र धराय, ठीक है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौ तिहि पाए। देख रहे हो ये आप लोग का जो फर्स्ट ही चैप्टर है ना, आपका जो मतलब फर्स्ट ही चैप्टर है, उसी का है जो पद्य भाग में फर्स्ट चैप्टर है, उसी का ये दिया हुआ आप लोग का ये पद्यांश है, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लेना, इसको मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग इसको कर लेना। बाकी मैंने बता दिया कि ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में जो आपका सूरदास वाला है ना, उसी का ये मतलब दिया हुआ है, तो इसको कर लेना। बाकी आप इसका अर्थ भी काफ़ी आसान है, आप लोग देख सकते हो कि चरण कमल बंदौ हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरी लगही, अंधे को सब कुछ दर्शाई। मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि मतलब जैसे चरण कमल बंदौ हरि राय है, मतलब हरि मैं आपके मतलब कमलवत चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। जाके कृपा पंगु गिरी लंघई, जिसकी कृपा से तो जो लंगड़ा है गिरी यानी पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखने लगता है, ठीक है। बहरा सब कुछ सुनने लगता है, देखो यहाँ बहरो सुने और गूंगा बोलने लगता है, और रंग सर चित्र धराए, मतलब जो गरीब है वो मतलब रंग जो रंग चले चित्र धराए, मतलब जो गरीब है राजा की तरह अपना जो सर है ऊंचा कर कर घूमने लगता है। उस करुणा में स्वामी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। तो ये जो आप लोग का फर्स्ट ही चैप्टर है जिसको लिखा है सूरदास जी ने, ठीक है। सवय, जिसका नाम है क्या, चैप्टर का नाम है आपका सवय, ठीक है। उसी से लिया, सवय नहीं सॉरी मैं भूल रहा हूँ, पद, ठीक है। सूरदास के पद, पद नामक आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है जिसको लिखा है सूरदास ने, उसी से। तो इसका संदर्भ कैसे लिखोगे, संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता, इसमें आपको रचयिता लिखा जाता है, जिसके रचयिता सूरदास है। कौन है, सूरदास है, ऐसे लिख लोगे। और व्याख्या आप लोग करोगे तो इसमें व्याख्या लिखकर और केवल इसका आप लोग का जो अर्थ मैंने अभी बताया वो अर्थ लिख दोगे, ठीक है। शुरू में थोड़ा जोड़ दोगे कि निम्न पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि, अब उसके बाद इसका जो मतलब है अर्थ है वो लिख दो, सिंपल हो गया, काम खत्म। तो इस तरह से आप इसकी व्याख्या कर सकते हो। एक नॉर्मल इससे प्रश्न पूछा है, यहाँ पे देखो काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट करने को पूछा है। तो काव्यगत सौंदर्य में इसमें आप लिख सकते हो इसमें कौन सी भाषा यूज हुआ है, कौन सा अलंकार यूज हुआ है। बाकी इतना नहीं भी लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा, केवल आप इसके बारे में लिख दो कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि मतलब इसमें क्या है जो मतलब सूरदास जी है ना, कब मतलब भगवान के कृष्ण भगवान के खासकर कमलों चरणों को प्रणाम करते हैं, और वह इसलिए करते हैं क्योंकि जो है वो मतलब क्या है, मतलब जैसे जो भी मतलब लोग हैं मतलब जैसे जैसे देखो देखो जैसे पंगु या लंगड़ा या अंधा, सब उनको वो क्या करते हैं, ठीक कर देते हैं, इसलिए वो उनको प्रणाम करते हैं। तो इसका आंसर आप बनाकर लिख सकते हो। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद चलो अगला हम लोग कर लेते हैं इसमें ख वाला। ख वाला क्या है, देखो चरण ये तेरे रुके ही यदि रहेंगे, देखने वाले तुझे कह क्या कहेंगे, हो न कुंठित हो न स्तंभित, यह मधुर अभियान वेला बढ़े अकेला। देखो यहाँ पे ये आप लोग का खत्म कर दिया गया, ये तो चैप्टर ही खत्म कर दिया गया है। पहले पहले ये चैप्टर था,
लेकिन अब चैप्टर ये खत्म कर दिया गया है। ये बड़ अकेला एक चैप्टर था त्रिलोचन शास्त्री का, उन्हीं का, तो इसे खत्म कर दिया गया, तो इसको भी अब करने का कोई मतलब नहीं बनता। चलो ये हम लोग का पद्य वाला हो गया। अब हम लोग देखो यहाँ पे जीवन परिचय पे अगर मैं बात करूँ तो जीवन परिचय नया पैटर्न के अनुसार 5 मार्क का पूछेगा। तो जीवन परिचय में आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद जी का 2 तो आप लोग इसमें से याद कर लेना, ठीक है, गद्य पाठ में से। उसके अलावा एक और किसी का याद कर लेना, और पद्य पाठ में आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। मैं कहूँगा तुलसीदास का, सूरदास का, और एक महादेवी वर्मा का, और एक और किसी का याद कर लेना, फंस जाएगा। ठीक, चलो यहाँ मैं जो संस्कृत वाला एक यहाँ पे प्रश्न आएगा इसको देख लेता हूँ। ये भी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में नए पैटर्न के अनुसार ये भी मतलब है प्रश्न, क्या है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस है। चेंजेस क्या है कि ये देखो पहले 3 एक 4 मार्क में पूछा करता था, लेकिन अब 5 मार्क में पूछेगा। और देखो जैसे ये आप लोग का एक तरह से इसको हम लोग गद्यांश बोलते हैं, गद्य बोलते हैं, तो इसमें क्या रहेगा कि ऐसे ये एक दिया रहेगा और यहाँ नीचे आपको अथवा कर कर, देखो पुराने पैटर्न पे एक श्लोक दे देता था, लेकिन अब नहीं करेगा। यहाँ अथवा कर कर और एक जैसे ये दिया है एक ऐसा यहाँ पे फिर दिया रहेगा, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक करना होगा। और इस ये मतलब इसी और एक अगला जो प्रश्न रहेगा ना उसमें श्लोक दिया रहेगा और अथवा कर कर 2 श्लोक दिया रहेगा, दोनों श्लोकों में से किसी एक का आपको क्या करना रहेगा कि संदर्भ लिखना रहेगा और हिंदी अनुवाद करना रहेगा। तो चलो यहाँ ये 2 हैं, इनको हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखो सबसे पहले इसको हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, इसका सबसे पहले तो आपको संदर्भ कैसे इसका लिखना है। जैसे देखो इसको पढ़ोगे, एकदा बहवः जना धूमयानम, यानी धूमयान यानी रेलगाड़ी, आरोही नगरम प्रति गच्छन्ति अस्मा, यही आप लोग पढ़े होंगे तो आपको मालूम चल गया होगा। ये हिंदी के पीछे ना संस्कृत का पाठ है, उसी में एक चैप्टर है प्रबुद्धो ग्रामीण, उसी का ये मतलब दिया हुआ है ये लाइन से। तो इसका आप लोग संदर्भ कैसे लिखोगे, तो संदर्भ लिखोगे, इसमें देखो लेखक नहीं होता, तो लेखक या कवि कोई नहीं होता, तो कैसे इसका संदर्भ लिखोगे, ऐसे कि प्रस्तुत संस्कृत अवतरण या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अवकलित जो चैप्टर का नाम है, जैसे प्रबुद्धो ग्रामीण है तो प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है, सिंपल ऐसे आप लोग लिख दोगे, ठीक है। तो ये संदर्भ हो जाएगा। और बाकी इसका आपको हिंदी अनुवाद करना रहेगा, तो जो हिंदी अनुवाद आप हेडिंग डाल देना, जो इसका हिंदी अनुवाद है आप कर देना। जैसे मैं इसका फटाक से बता देता हूँ, देखो हिंदी अनुवाद इसका क्या है, 1 मिनट, चलो हिंदी अनुवाद है कि एकदा बहवः जना धूमयान आरोही नगरम प्रति गच्छति अस्मा, मतलब एक बार बहुत से लोग, जन यानी लोग, धूमयान मतलब वही रेलगाड़ी पे चढ़कर शहर की तरफ जा रहे थे, ठीक है। तेसु केचित ग्रामीणा केचित नागरिका आसन, मतलब उसमें बहुत सारे मतलब ग्रामीण यानी गांव के लोग और बहुत सारे यानी वही कुछ ग्रामीण लोग और कुछ नगरवासी थे, ठीक। मौनम स्थितेषु एकः नागरिक ग्रामीणान उपसत अकथयत, मतलब मौन स्थित ग्रामीणों पे एक नागरिक हंसते हुए बोला, ठीक है, या उनका मजाक उड़ाते हुए बोला। ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत अशिक्षिता अज्ञाना संति, मतलब जो ग्रामीण है अभी भी पहले की तरह क्या है, अशिक्षित और अज्ञानी है। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा को अपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत, मतलब उसकी ऐसी बात सुनकर कोई चतुर जो गांव वाला था वो बोला। भद्र नागरिक, यहाँ पे देखो भद्र नागरिक, भाई नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु, आप ही कुछ कहो, यतो ही भवान शिक्षित बहुचज्ञ अस्ति, क्योंकि आप मतलब ज्ञानी प्रतीत होते हैं, आप ही बहुत ज्ञानी है, तो आप ही कुछ कहे, सिंपल इसका यही अर्थ है, आप लोग लिख दोगे। तो इस प्रकार आपको यहाँ से 5 मार्क मिलेगा। अब देखो यहाँ पे आप लोग को एक यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है, तो चलो इस श्लोक को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, क्योंकि इसका भी आप लोग को नए पैटर्न के अनुसार, ठीक है, हिंदी अनुवाद और संदर्भ लिखने को आएगा। तो संदर्भ कैसे इसका लिखोगे, तो ये देखो ये देखो, सार्थ प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य विषकम मित्र दानम मित्रम मरिष्यत, ये ना आप लोग का एक जीवन सूत्राणी चैप्टर है संस्कृत में ही, तो उसी का ये श्लोक है। तो आप इसको इसका संदर्भ कैसे लिखोगे, संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अवकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना लिख दोगे, आपको उसका 2 मार्क मिल जाएगा। और 3 मार्क आप लोग का इसका हिंदी अनुवाद लिखने को मिलेगा। हिंदी अनुवाद क्या है, चलो इसको मैं आपको समझा देता हूँ, एक मिनट इसको मैं इरेज कर लेता हूँ थोड़ा।
देखो इसका हिंदी अनुवाद क्या है, यहाँ पे देखो सार्था प्रवसतो मित्रम। यहाँ पे देखो सार्था का मतलब क्या है, सार्था का मतलब धन भी होता है और सार्था का मतलब साथी मित्र भी होता है, ठीक है। तो सार्था प्रवसतो मित्रम, प्रवसतो मतलब घर से बाहर रहने वाली है प्रवासी लोग। तो जो प्रवासियों का जो मित्र है वो क्या है, वो धन है, एक तरह से हम कह सकते हैं धन है, या जो साथी है मतलब मित्र है वो है। क्लियर। भार्या मृतम गृहे सता, मतलब भार्या मतलब पत्नी, मित्रम गृहे सता मतलब घर की जो मित्र है वो पत्नी है, सिंपल, ठीक है। आतुरस्य विषकम मित्रम, देखो आतुरस्य, ठीक है, विषकम मित्रम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी आप थोड़ा समझो। मतलब जो रोगी है, ठीक है, आतुरस्य यानी रोगी, ठीक है, जो रोगी है उसका जो मित्र है वो विषकम यानी विष को यानी उस रोग को दूर करने वाला है, यानी वैद्य है, ठीक है। रोगी का मित्र वैद्य है। दानम मित्रम मरिष्यत, यानी जो मरने वाला है, ठीक है, उसका मित्र दान है, ठीक है, यानी दान करना है, ये इसका अर्थ है। इसका अर्थ आप लोग लिख दोगे जिसका आपको 3 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद देखो आपको एक श्लोक भी पिछले मतलब जैसे पैटर्न पे आता था वैसे इस बार भी आपको श्लोक भी लिखने का आएगा 1-2 मार्क का। तो आप कोई भी श्लोक याद कर लेना, जैसे ये एक श्लोक देखो ये दे दिया तो इसको आपको नहीं लिखना रहेगा, कोई अलग श्लोक लिखना रहेगा। तो श्लोक अगर मैं बताऊं तो मैं लिखवा चुका हूं, आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जा सकते हो, ठीक है, हिंदी की प्लेलिस्ट में जाओगे आपको मिल जाएगा। बाकी मुझे अभी तक याद है एक श्लोक, मरण मंगलम वापि जय वापि पराजय उभयत्र समो वीर भाव ही वीरता, एक ये श्लोक है। और एक सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः वाला श्लोक है। और एक कोई और मैं श्लोक लिखवाया था, मुझे याद नहीं है, मतलब 3 थे, काफी आसान आसान श्लोक लिखवाया था। आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे मिल जाएगा, तो आप जाकर देख लेना, ठीक है। तो ये कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन थे। बाकी ये जो अब नीचे सब क्वेश्चन है ना, खासकर देखो ये जो आपका रस छंद अलंकार से जो परिभाषा उदाहरण ये सब आपका नहीं पूछेगा, इस सब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सब ये आपके ये देखो ये सब आपके उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित जो प्रश्न होंगे, या फिर परिवाची शब्द से, ठीक है, अलंकार से, या फिर ये देखो समास से रिलेटेड ये जो सब प्रश्न होंगे, इनसे अब 20 मार्क का सब मिलाकर शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। और ऊपर जो हमने फर्स्ट सेकंड सब प्रश्न देखा यानी कुछ रचना और विधा से संबंधित, उनको भी मिलाकर 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव बनाएगा। तो चलो इसको रहने देते हैं, हम इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे तो इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं है, वो भी रिलेवेंट है, लेकिन छोड़ो इसको नहीं हम लोग करते, उसको हम लोग जो 20-20 मार्क के ऑब्जेक्टिव देखते हैं उनको मतलब जो भी इसमें से आने वाला उसको मैं उसमें इंक्लूड कर वैसा ऑब्जेक्टिव टाइप का बनाकर आप लोग के लिए प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई चीज़ें मतलब आपको लगता है कि मतलब मुझे इम्प्रूव करना चाहिए बताते समय, तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।